हाय एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करेंट लिमिटिंग रिएक्टर। करेंट लिमिटिंग रिएक्टर क्या होता है और इसका प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या यूज है वो आज हम लोग समझेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में आज करने जा रहे हैं करेंट लिमिटिंग रिएक्टर। क्या करना है, नीड एंड गियर अरेंजमेंट, मतलब इसका क्या जरूरत है, करंट लिमिटिंग रिएक्टर का क्या जरूरत है प्रोटेक्शन सिस्टम में, तो क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत है, क्यों यूज करते हैं इसको प्रोटेक्शन सिस्टम में, आगे वो हम लोग समझेंगे। देखो बुआ, यहाँ पे एक तो सिंगल लाइन डायग्राम बनाया हुआ है, जानते ही हो तुम लोग ये क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं करेंट लिमिटिंग रिएक्टर। नहीं, क्या पढ़ने जा रहे हो, करेंट लिमिटिंग रिएक्टर, इसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे कि इसका क्या जरूरत है। अभी लिखे थे ना करेंट लिमिटिंग का क्या जरूरत है, अभी तो लिखे थे इसको क्यों यूज करते हैं प्रोटेक्शन सिस्टम में, वो इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या, सबसे पहले ये सिंगल लाइन डायग्राम है, तो यहाँ पे ये क्या है बुआ, जोर से बोलो, ये सब जानता है तुम लोग। अब ये क्या है, जनरेटर है और ये आपका ट्रांसफॉर्मर है, बोलो हाँ, ट्रांसफॉर्मर। इसका जो रेटिंग है 25,000 केवीए लिखा हुआ है, 25,000 केवीए लिखा हुआ है ना, 25,000 केवीए इक्वल टू 2.5 MVA। क्या किए, 1,000 से भागा देगी। और ये भी जो ट्रांसफॉर्मर है ये भी क्या है, 25,000 केवीए का है, मतलब 2.5 MVA। इसमें कोई तकलीफ, दुख, दर्द, समस्या कुछ भी 25,000 केवीए नहीं हुआ, 2500 केवीए है, तब ना 1,000 से भाग दोगे तो 2.5 MVA आएगा। रिएक्टेंस है ट्रांसफॉर्मर का, सॉरी जनरेटर का, एक जी मतलब पर यूनिट रिएक्टेंस, पर यूनिट रिएक्टेंस। इसका क्या है, पर यूनिट रिएक्टेंस, इसका वो लिखा हुआ है कितना, 10%, देख लो 10% लिखा हुआ है, 10% मतलब 0.10। और इसका जो ट्रांसफॉर्मर का है पर यूनिट रिएक्टेंस, इसको इरेज कर दे, सिंगल लाइन डायग्राम को जान ही रहे तुम लोग। इसका जो पर यूनिट रिएक्टेंस है वो ट्रांसफॉर्मर का, एक टी मतलब ट्रांसफॉर्मर का पर यूनिट रिएक्टेंस जो है 0.05, 5% लिखा हुआ है, मतलब 0.05। करना क्या है, आपको यहाँ पे मान लो फॉल्ट हुआ तो इरेज कर दें, इस सबको इरेज कर दो, लेकिन भी दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे फॉल्ट हुआ, यहाँ पे फॉल्ट तो भी हटा दो, यहाँ पे आपका फॉल्ट हुआ, फॉल्ट हुआ, आपको निकालना है शॉर्ट सर्किट करंट। क्या निकालना है, शॉर्ट सर्किट करंट। शॉर्ट सर्किट करंट कैसे निकालते हैं, इसका कितना स्टेप है, इसका 6 गो स्टेप है ना, स्टेप 1 से लेकर के स्टेप 6 तक जानता है तुम लोग, इसलिए पार्ट में पूरा कवर कर दिया गया है सबको। मान लो कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट निकालना है। पहला स्टेप क्या है बुआ, बोलो जोर से, पहला स्टेप है बेस MVA, बेस किलो वोल्ट, बेस MVA एंड बेस किलो वोल्ट, यही लेते हो ना। बेस MVA हम मान ले रहे हैं, यहाँ भी कितना है, ये कितना का है, 2.5 MVA का है, और ये भी क्या है 2.5 MVA का है, हम यही मान ले रहे हैं बेस MVA। बेस MVA को कुछ भी ले सकते हैं। और बेस किलो वोल्ट, बेस किलो वोल्ट इसके लिए, जनरेटर के लिए कितना होगा, देख लो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 11 किलो वोल्ट, यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 66 किलो वोल्ट। देख लो ट्रांसफॉर्मर का 11/66 किलो वोल्ट का, मतलब इधर जो होगा बेस, इधर जो बेस होगा वो कितना होगा, 11 किलो वोल्ट, किसके लिए, जनरेटर के लिए होगा। और यहाँ पे जो बेस किलो वोल्ट होगा ये ट्रांसमिशन लाइन के लिए फॉल्ट पॉइंट पे 66 किलो वोल्ट, बेस किलो वोल्ट किसके लिए होगा, फॉल्ट पॉइंट के लिए, फॉल्ट पॉइंट। यहाँ पे फॉल्ट पॉइंट, यहाँ पे फॉल्ट पॉइंट हुआ है, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है, 66 किलो वोल्ट है ना बाबू, बोलो हाँ। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले पर यूनिट रिएक्टेंस निकाल करके शॉर्ट सर्किट करंट निकालेंगे, बोलो हाँ। सही, जनरेटर का पर यूनिट रिएक्टेंस कितना हो जाएगा, न्यू, तब आपको पहले बता दिया जाएगा। पुराने कितने हैं, 0.10, पूरा MVA न्यू का, MVA न्यू कितना 2.5, नया वैल्यू यही ना है, देख लो, अब पुराना वैल्यू भी यही है
सुना केवी ओल्ड कितना, इसका केवी ओल्ड कितना है जनरेटर करिए ट्रांसफार्मर के कारण यहाँ पे वोल्टेज कितना है 11 किलो वोल्ट ना, 11 किलो वोल्ट अपॉन न्यू कितना होगा, न्यू भी वही होगा, न्यू यही मांगे हैं हम लोग 11 स्क्वायर कितना है 0.10। ट्रांसफार्मर के लिए बोलो, ट्रांसफार्मर के लिए कितना आएगा, इसका कितना है पर यूनिट रिएक्टेंस हैं 0.05 पुनः एमबीए न्यू यही ना न्यू वैल्यू है, एमबीए न्यू 2.5 अपॉन एमबीए ओल्ड भी देख लो 2.5 ही है इसका। और इसमें तो वोल्टेज का कोई रोल रहता नहीं है, पहले ही बता दिया गया है आपको ट्रांसफार्मर में। यही हुआ हमारा क्या, जनरेटर और ट्रांसफार्मर का पर यूनिट रिएक्टेंस नया वैल्यू हो गया। अब नया वैल्यू हो गया तो इसका क्या करना है, रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है, यही ना, इसको रेट कर दे सबको। चलिए इसका रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करो, इसका कितना आया नया वैल्यू 0.10 और इसका आया 0.05, यही आया ना। चलिए ये है जनरेटर का, ये है ट्रांसफार्मर का, और यहाँ पे आपका फॉल्ट हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, फॉल्ट हुआ है। इसका वैल्यू कितना आया, इसका वैल्यू बोलो जल्दी 0.10, इसका वैल्यू कितना है 0.05। ये क्या है, ट्रांसफार्मर है और ये क्या है, जनरेटर है। टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस कितना हो गया, टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस क्या हो गया, टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस हो गया बुआ 0.10 प्लस 0.05, ये आया आपका 0.15। अब क्या करना है, अगला स्टेप में नॉर्मल करंट निकालना है। नॉर्मल करंट क्या होगा, P इक्वल टू √3VI, बोलो हाँ। P का वैल्यू कितना, बेस MVA कितना लिए है आप, यही ना, ये कितना हो गया 2.5 गुना 10⁻⁶ इक्वल टू √3। जी फॉल्ट यहाँ पे क्या हुआ है बाबू, यहाँ पे जब फॉल्ट हुआ है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना है 66 किलो वोल्ट, 66 गुना 10⁻⁶ या गुना आई का वैल्यू कितना, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 21.86 एम्पियर। ये आ गया आपका क्या, नॉर्मल करेंट। फॉल्ट करेंट का फॉर्मूला बोलो, इसको रेज कर दे। चलिए फॉल्ट करेंट कितना होगा, फॉल्ट करेंट क्या होता है, नॉर्मल करेंट अपॉन टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस। टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस कितना है 0.15 और नॉर्मल करेंट कितना है बुआ, नॉर्मल करेंट 21.86 अपॉन 0.15। ये कितना वैल्यू आया, ये वैल्यू आया कितना 145.73 एम्पियर आया। ये क्या, शॉर्ट सर्किट करेंट, यही आया आपका शॉर्ट सर्किट करेंट जब यहाँ फॉल्ट होगा तब। और जब फॉल्ट नहीं हुआ था, अब ध्यान से समझो, अब ये हम लोग करने जा रहे हैं करंट लिमिटेड रिएक्टर क्या है, ये क्या है अब वो समझेंगे। जब यहाँ पे फॉल्ट हुआ बाबू, इसको रेज कर गए सबको। चलिए जब यहाँ फॉल्ट नहीं हुआ था, तो यहाँ से करंट आ रहा था, नॉर्मल करंट आ रहा था कितना 21.86 एम्पियर आ रहा था। कब, जब फॉल्ट नहीं हुआ था, जब फॉल्ट नहीं हुआ था क्या, लेकिन जब फॉल्ट हुआ, जब यहाँ पे फॉल्ट हुआ तो ये जो करंट जो है, ये जो करंट है ये अचानक से बढ़ गया। तो कितना वैल्यू हो गया, ये जब फॉल्ट हुआ तो ये हो गया 145.73 एम्पियर। सोचो नॉर्मल करंट था 21 एम्पियर, ये था ना नॉर्मल करंट। अब फॉल्ट होने के बाद करंट कितना बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, इससे कितना ज्यादा है। ये क्या है आपका फॉल्ट करंट है, ये फॉल्ट करंट है और ये है नॉर्मल करंट। तुम देखो, ध्यान से देखना बुआ, ये जो फॉल्ट करंट आया है उसका वैल्यू क्या है 21.86 का बटा ये वाला है पर यूनिट रिएक्टेंस, है ना। अगर इसका वैल्यू को अगर हम बढ़ाएं, अगर हम बढ़ा दे तो क्या ये वाला वैल्यू कमेगा या नहीं। देखिए इतना भागा, इतना आया था 145.73 एम्पियर। अगर हम इसका वैल्यू को बढ़ाएं, ये 0.15 है, अगर हम इसका वैल्यू को इंक्रीज करें
तो क्या ये करंट घटेगा या नहीं? घटेगा ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, इसका वैल्यू को बढ़ाने जा रहे हैं। काहे के लिए? इसका वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फॉल्ट करंट घटेगा। देखिए कैसे, अभी हम इसका वैल्यू को बढ़ाएंगे। सबको इरेज करें, चलो। ये तो समझ में आया कि अगर हम इसका वैल्यू को अगर हम बढ़ाए, इसका वैल्यू को अगर हम बढ़ाएंगे, पर यूनिट रिएक्टेंस का वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट घटेगा। कैसे घटेगा वो देखेंगे अभी। चलिए देखते हैं, अभी सबको अभी रहेंगे को यहीं पे। तो देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे एक रिएक्टर जोड़ रहे हैं। अपना मन से एक रिएक्टर जोड़ दिए और इसका जो है पर यूनिट रिएक्टेंस जो है 5% है। ये क्या है? ये है रिएक्टर, रिएक्टर। और इसका जो है पर यूनिट रिएक्टेंस जो है 5% है। ठीक है। अब अभी भी यहाँ पे अगर फॉल्ट होगा तो टोटल फॉल्ट करंट कितना आएगा? टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस अब कितना हो जाएगा बुआ? टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस, टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? हमने क्या किया, अपना मन से यहाँ पे एक रिएक्टर जोड़ा है जिसका पर यूनिट रिएक्टेंस, पर यूनिट रिएक्टेंस जो है 5% है। 5% करने का मतलब कितना? 0.05, 5% है 0.05। तो देखो जब अपना मन से यहाँ पे रिएक्टर जोड़े हैं तो आप टोटल रिएक्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रिएक्टेंस आप कितना हो जाएगा बाबू? यहाँ पे है इसका तो 10% यही आएगा। अभी भी आपका जो बेस MVA जो है, अभी भी आपका जो बेस MVA है वो कितना है? 2.5 MVA। और बेस किलो वोल्ट को समझ ही रहे हो। बेस किलो वोल्ट कितना? बेस किलो वोल्ट यहाँ पे कितना? 11 किलो वोल्ट जनरेटर के लिए। और इधर फॉल्ट पॉइंट के लिए कितना? 66 किलो वोल्ट। इसके लिए फॉल्ट पॉइंट के लिए फॉल्ट। तो यहाँ पे पर यूनिट रिएक्टेंस जो है बुआ, यहाँ पे है इसका जो रिएक्टर जोड़े हैं उसका कितना वैल्यू है? 0.05। तो यहाँ पे जनरेटर का ये होगा, अभी को निकाले थे। और इसका कितना होगा? ये है। यहाँ पे अब ये भी आ जाएगा जनरेटर के बाद। इसका पर यूनिट रिएक्टेंस कितना? 0.05। फिर ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे फॉल्ट हुआ है, टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस अब कितना हो जाएगा? 0.10 प्लस 0.05 इसका रिएक्टर का। ये अपना मन से हम जोड़े हैं अभी, ये अपना मन से अभी जोड़े हैं। और उसके बाद ट्रांसफार्मर का, ट्रांसफार्मर का कितना? 0.05। टोटल पर यूनिट रिएक्टेंस कितना अब कितना हो जाएगा? 0.20। नॉर्मल करंट कितना आया है यहाँ पे? नॉर्मल करंट का वैल्यू अभी भी यही होगा। नॉर्मल करंट का वैल्यू अभी भी यही होगा। तो फॉल्ट करंट कितना हो जाएगा? अब देख लो, ये तो पौधे का फॉल्ट करंट है ये बड़ा। अब जो फॉल्ट करंट होगा वो क्या होगा बताओ? फॉल्ट करंट अब क्या होगा? नॉर्मल करंट, नॉर्मल करंट कितना है? 1.86 अपॉन पर यूनिट रिएक्टेंस कितना? 0.20। कितना आएगा ये वैल्यू? ये वैल्यू आएगा आपका 109.34 एम्पियर। देखो जब ये रिएक्टर नहीं था तो फॉल्ट करंट का वैल्यू ये था। जब ये रिएक्टर जोड़ दिए तो फॉल्ट करंट का वैल्यू घटा या नहीं? फॉल्ट करंट का वैल्यू घटा ना। तो यही है करंट लिमिटिंग रिएक्टर, यही है करंट लिमिटिंग रिएक्टर। ये जनरेटर के साथ इसको सीरीज में जोड़ दिए ताकि जब फॉल्ट होगा, जब फॉल्ट होगा तो उस समय करंट बहुत हाई फ्लो करता है। देखो अगर ये रिएक्टर नहीं रहेगा तो ये करंट कितना हाई फ्लो करेगा? तो रिएक्टर यही एक करंट लिमिटिंग रिएक्टर, यही एक करंट लिमिटिंग रिएक्टर। पर जब फॉल्ट होगा तो यहाँ पे रिएक्टर अगर लगा रहेगा सीरीज में तो फॉल्ट करंट जो बढ़ेगा उसको ये बढ़ने नहीं देगा। तो करंट लिमिटिंग रिएक्टर बढ़ने नहीं देगा। समझ में आया आपको कि अगर ये करंट लिमिटिंग रिएक्टर नहीं रहेगा बुआ तो यहाँ पे जब फॉल्ट होगा ना तो ये फॉल्ट करंट कितना आ रहा है? 145 एम्पियर। समझ रहे हो? 145 एम्पियर कितना हाई करंट है। लेकिन जब यहाँ पे करंट लिमिटिंग रिएक्टर लगा दिए तो करंट का वैल्यू कितना हो गया? 109.3 एम्पियर। और जब इसके कंपेयर में कोई बहुत कम हो गया तो ये अगर फॉल्ट करंट कम फ्लो करेगा तो यहाँ पे ओवर हीटिंग कम होगा, ओवर हीटिंग कम होगा, डैमेज कम होगा, कम डैमेज होगा ना। बोलो हाँ, अगर डैमेज कम होगा ना अगर फॉल्ट करंट का वैल्यू कम कर देंगे तो।
अगर इसका रिएक्टेंस का वैल्यू को और बढ़ा के 5% की जगह हम 10% कर देंगे इसका, तो ये फॉल्ट करंट का वैल्यू और कम जाएगा, और कम जाएगा। क्या होगा, अगर ये फॉल्ट करंट का वैल्यू जितना कम आएगा, सर्किट ब्रेकर का काम उतना ही आसान हो जाएगा। सर्किट ब्रेकर का काम क्या है, फॉल्ट करंट को रोकना। तो अगर हाई करंट फ्लो करेगा तो इसका काम डिफिकल्ट ना होगा सर्किट ब्रेकर का, लेकिन अगर फॉल्ट करंट कम आएगा तो सर्किट ब्रेकर का भी हमको कम इसका काम कम हो जाएगा, हमको कम रेटिंग वाला सर्किट ब्रेकर से मेरा काम हो जाएगा। यही एक करंट लिमिटिंग रिएक्टर ये करता क्या है, फॉल्ट करंट को रोकता है, फॉल्ट करंट को कम करता है, ये कम करता है, जिससे हमारा डैमेज कम होगा। यही है करंट लिमिटिंग रिएक्टर। आप समझ में आया आपको क्या होता है करंट लिमिटिंग रिएक्टर? देखो बाबू, यहाँ पे लिखा हुआ है एडवांटेज ऑफ करंट लिमिटिंग रिएक्टर। करता क्या है ये, शॉर्ट सर्किट करंट आईएसटी का वैल्यू को कंट्रोल करता है, इसका वैल्यू को क्या करता है, कम करता है। जैसे था ना यहाँ पे जनरेटर, और यहाँ पे क्या था, ट्रांसफॉर्मर था, ट्रांसफॉर्मर। और यहाँ क्या था, 66 किलो वोल्ट था। यहाँ पे कितना था, ये ट्रांसफॉर्मर था 11/66 किलो वोल्ट। ये क्या था, 2.5 MVA का था, और ये क्या था, ये भी 2.5 MVA का था। यहाँ पे इसका जो पॉलिंग रिएक्टेंस था 10% का, इसका था 5%। और यहाँ पे नॉर्मल करंट जो आपका आया था, ध्यान से देखो ये सब नॉर्मल करंट जो आया था आपका, तब अभी आपको कराया गया ये सब, ये आया 21.89 एम्पियर, यही आया था ना। और जब ये रिएक्टर नहीं था, यहाँ पे रिएक्टर नहीं था, तो आईएससी का वैल्यू कितना आया था, 145 एम्पियर, मोटा मोटी यही आया था। लेकिन जब यहाँ पे रिएक्टर जब लगा दिए बुआ, यहाँ पे रिएक्टर लगाए, यहाँ पे जब रिएक्टर लगाए और इसका वैल्यू कितना है, 5%, मतलब 0.05, तब शॉर्ट सर्किट करंट कितना आ रहा था, 109 एम्पियर। अगर इस रिएक्टर का वैल्यू को बढ़ा दे, इसका वैल्यू अगर हम 10% कर दे, आईएससी का वैल्यू कितना आ जाएगा, नॉर्मल करंट अपॉन कितना रिएक्टेंस, इसका 0.10, किसका, जनरेटर का, और इसका कितना हो जाएगा, इसका भी अब 0.10 हो जाएगा रिएक्टर का, प्लस क्या इसका कितना 0.05। कुछ सॉल्व करोगे बाबू तो ये और कम हो जाएगा, ये आएगा आपका मोटा मोटी आएगा 87.47 एम्पियर। सोच रहे हो, मतलब इसका वैल्यू को जितना बढ़ाएंगे, आपका शॉर्ट सर्किट करंट उतना ही घटेगा। यही है करंट लिमिटिंग रिएक्टर। इसका काम क्या है, जब फॉल्ट होगा शॉर्ट सर्किट करंट का वैल्यू को कम करेगा। ये चीज प्रॉब्लम ये है कि जब फॉल्ट नहीं होगा तब तो ये नॉर्मल करंट को भी ये रोकेगा ना। देख लो, अगर यहाँ पे नहीं होगा, अगर ये फॉल्ट नहीं होगा तो ये तो नॉर्मल करंट को भी रोकेगा। तो इतना फ्लो हो रहा है ना, मतलब इसका वैल्यू को आप ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर ज्यादा बढ़ा दोगे तो नॉर्मल करंट जो फ्लो होगा उसको भी तो ये रोकेगा। ये तो फॉल्ट, तुम इसको लगाए क्यों हो, जब फॉल्ट होगा तो फॉल्ट करंट को रोकना है, उस समय थोड़ी लगाएंगे। ये तो नॉर्मल में भी लगा रहेगा, फॉल्ट होगा तब भी लगा रहेगा। एक बार यहाँ पे अगर हम सीरीज में इसको जोड़ दिए तो इसको थोड़ी हटाएंगे, नहीं हटाएंगे बुआ। और ये सीरीज में क्यों जोड़े हैं कि जब फॉल्ट होगा तो ये रोके फॉल्ट करंट को। नॉर्मल करंट में भी तो ये रहेगा। इसका वैल्यू को ऐसा नहीं है कि 25% या 30% कर दोगे। अगर 25% 30% कर दोगे तो ये नॉर्मल करंट को भी तो डिस्टर्ब करेगा। तो इसका एक वैल्यू एक रेंज में ही रखेंगे, इसका वैल्यू को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हम लोग। अब बाकी तो हमारा सर्किट ब्रेकर है, ये है सर्किट ब्रेकर का काम है कि फॉल्ट करंट को रोकना है। तो ये है, मतलब फॉल्ट करंट का वैल्यू को थोड़ा कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टर को लगाते हैं। यही है एडवांटेज, बहुत आसान है, लिखा हुआ है यहाँ पे। ये क्या करता है, आईएससी के वैल्यू को कंट्रोल करता है। मान लो कि जब फॉल्ट करंट अगर यहाँ पे कम फ्लो होगा तो डैमेज कम होगा, डैमेज कम होगा तुरंत मेंटेनेंस हो जाएगा। अगर डैमेज कम होगा तो जो वर्कर होगा उसको मेंटेन करने में, फिर से मेंटेन करने में ये पावर सप्लाई को कम टाइम लगेगा। जब कम टाइम लगेगा तो कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई मेंटेन न रहेगा, लाइन थोड़ी देर के लिए न कटेगा। अगर फॉल्ट करंट कम आएगा तो डैमेज कम होगा, और डैमेज कम होगा तो वर्कर को कम टाइम लगेगा क्या रिपेयर करने में, कम टाइम लगेगा तो लाइन थोड़ी देर के लिए कटेगा और फिर लाइन दोबारा आ जाएगा।
तो क्या होगा, कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई मेंटेन रहेगा, मतलब सप्लाई ज्यादा डिस्टर्ब नहीं रहेगा अगर ये रिएक्टर लगाओगे तो। देखो वो यहाँ पे लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ करंट लिमिटेड रिएक्टर, मतलब करंट लिमिटेड रिएक्टर को कहाँ कहाँ लगाएंगे। यहाँ देखो जनरेटर के साथ रिएक्टर लगा हुआ है, लगा हुआ है। ये फिगर है, फिगर के साथ क्या है, रिएक्टर लगाए हैं। सब का काम क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट आईएससी का, शॉर्ट सर्किट करंट आईएससी को रोकना है। आईएससी का वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। देखो यहाँ पे भी क्या है, करंट लिमिटेड रिएक्टर लगाए हैं, तो काम यही है, आईएससी का वैल्यू को क्या करना है, कंट्रोल करना है, रोकना है, इसको कम करना है। देखो वो पहले क्या है, जनरेटर रिएक्टर, यहाँ 3 गो जनरेटर है, G1 G2 और G3, तो यहाँ पे रिएक्टर लगाए हैं ना। इसका काम क्या है, आईएससी का वैल्यू को कंट्रोल करना है, कम करना है, इसके वैल्यू को क्या करना है, कम करना है। यही है जनरेटर रिएक्टर, यही इसका कुछ डिसएडवांटेज है, इसका कुछ डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है कि जब फॉल्ट नहीं होगा, यहाँ पे जो नॉर्मल करंट फ्लो होगा उसको भी ये क्या करेगा, रिएक्टर क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। जब फॉल्ट नहीं होगा, जब फॉल्ट नहीं होगा, जब फॉल्ट नहीं होगा तो नॉर्मल करंट जो फ्लो होगा बुआ, उसको भी क्या करेगा, ये रिएक्टर डिस्टर्ब करेगा। ये रिएक्टर आप क्यों लगाए हैं, ये रिएक्टर हम लगाए हैं कि जब यहाँ मान लो यहाँ पे फॉल्ट हुआ, यहाँ पे फॉल्ट हुआ, तो फॉल्ट हुआ तो यहाँ पे करंट बहुत हाई फ्लो करेगा। ये इस करंट का वैल्यू को कम करने के लिए ये रिएक्टर लगा हुआ है। लेकिन जब फॉल्ट नहीं होगा तब भी तो ये रिएक्टर रहेगा, और जब ये रिएक्टर रहेगा तो नॉर्मल करंट को भी कोई डिस्टर्ब करेगा, बोलो हाँ, करेगा ना। ये क्या है, डिस्टर्बेंस है, तो यही लिखा हुआ है कि जब नॉर्मल ऑपरेशन, जब फॉल्ट नहीं होगा तो यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा उसके कारण, यहाँ पे मान लो ये रिएक्टर है, इसका पर यूनिट रिएक्टेंस कुछ होगा, यहाँ पे जब फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप ना हो जाएगा बुआ, I गुना एक्स, क्या वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा ना, यहाँ पे वोल्टेज ये कंज्यूम करेगा ना, तो ये प्रॉब्लम है ना। अगर ये रिएक्टर नहीं रहता तो ये वोल्टेज तो नहीं यहाँ पे ड्रॉप होता, यहाँ पे कंज्यूम नहीं होता। यही लिखा हुआ है कि देयर इज अ कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप I इंटू जेड। जेड का मतलब क्या, इसका इम्पीडेंस या रिएक्टेंस बोलो, एक ही बात है। और पावर लॉस I स्क्वायर इंटू आर, पावर लॉस यहाँ पे होगा। ये सब कुछ प्रॉब्लम है आपका रिएक्टर का, अगर ये रिएक्टर नहीं रहता तो ये प्रॉब्लम नहीं होता। दूसरा जैसे कि ये लिखा हुआ है, देखो अगला पॉइंट ये क्या लिखा हुआ है ये भी समझो। मान लो कि ये नॉर्मल कंडीशन है, अभी फॉल्ट नहीं हुआ है, मान लेते हैं यहाँ से करंट चला है 5 एम्पियर। दूसरा पॉइंट आपको समझाया जा रहा है क्या लिखा हुआ है, यहाँ से भी करंट चला 5 एम्पियर और यहाँ से भी करंट चला 5 एम्पियर, तो करंट कितना हो गया, 15 एम्पियर हो गया। मान लो ये जो फिगर है, या किंग इंडस्ट्री को ये फिगर क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। यहाँ किंग इंडस्ट्री है, ये किंग इंडस्ट्री को क्या कर रहा है, ये फिगर सप्लाई कर रहा है। ये इंडस्ट्री ए है, ये इंडस्ट्री बी है, और ये इंडस्ट्री सी है। ये क्या है, इंडस्ट्री है, छोटा मोटा उद्योग होगा, कंपनी होगा। मान लो 5 एम्पियर, तीनों जगह से 5-5 एम्पियर करंट आ रहा है। मान लो इसका रिक्वायरमेंट है, इसका रिक्वायरमेंट मान लेते हैं, इसको चाहिए 5 एम्पियर करंट, या इसको मान लो तो करंट चाहिए 4 एम्पियर, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको चाहिए 4 एम्पियर करंट, इसको चाहिए मान लो, इसको आप मान लो कि 3 एम्पियर करंट चाहिए। तो इसको कितना चाहिए, क्योंकि करंट आ रहा है 15 एम्पियर, 4 3 60 पे यहाँ मिल गया, तो बाकी जो करंट बचा 8 एम्पियर आ जाएगा। ऊपर से क्योंकि 15 एम्पियर करंट आ रहा है और नीचे क्योंकि 15 एम्पियर जाएगा ना, तो यहाँ मानिए इसको 4 चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको 8, 4 3 7 8 15 हो गया। तो हुआ क्या, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो देखो। यहाँ से 5 एम्पियर करंट आया तो इधर आया, तो इधर कितना है 4, तो 1 एम्पियर करंट इधर गया, बोलो हाँ। यहाँ 5 एम्पियर ऊपर से आया ना जी, तो 5 एम्पियर करंट इधर आया, तो ये 4 ये ले गया, एक इधर ऊपर से ये आ रहा है 5, तो यहाँ पे कितना करेंगे 6 एम्पियर इसलिए लगा रहे हैं। अब 6 एम्पियर में 3 एम्पियर करंट इधर आ गया, तो बचा कितना 3 एम्पियर, और ऊपर से आ रहे थे कितना 5 एम्पियर, तो यहाँ कितना आया 8 एम्पियर, यहाँ कितना गया 8 एम्पियर इसमें फ्लो हो गया। यही हुआ करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या हुआ, मान लो यहाँ पे फॉल्ट हुआ, अचानक यहाँ पे फॉल्ट हुआ, ये जब फॉल्ट नहीं हुआ है तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है। अब यहाँ पे अचानक फॉल्ट हुआ तो ये जो करंट 4 एम्पियर है वो अचानक क्या होगा, बढ़ेगा। फॉल्ट होता है तो ये करंट बढ़ता है ना, नॉर्मल करंट। मान लो कि ये करंट बढ़ करके हो गया 10 एम्पियर। एक बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, आईएससी
ये 4 एम्पियर से करंट बढ़ के हो गया 10 एम्पियर। तो अब ये जो 10 एम्पियर करंट हुआ, ये जो 10 एम्पियर करंट हुआ, तो अब इसको कितना चाहिए करंट? अब इसको करंट कितना चाहिए बोलो, जोर से बोलो। अब यहाँ पे करंट कितना आएगा? 10 एम्पियर का आएगा जब फॉल्ट होगा। तो जब 10 एम्पियर करंट इधर आएगा, टोटल करंट ऊपर से 15 एम्पियर आ रहा है, 10 एम्पियर करंट ये खींचेगा, तो इसका करंट अब घटेगा ना, 10 एम्पियर करंट इधर आ जाएगा, तो बचा हुआ करंट 5 एम्पियर का इसको मिलेगा, इस गुंगों को 5 एम्पियर में गुंगों अपना डिस्ट्रीब्यूट करेगा करंट। मान लीजिए कि 10 एम्पियर करंट यहाँ पे आ गया, फॉल्ट हुआ तब जब यहाँ 10 एम्पियर करंट यहाँ पे जब हुआ आया, तो बचा हुआ करंट तो 5 एम्पियर है, ऊपर से 5 एम्पियर में ही गुंगों को मिलेगा। तो अब क्या इसको 3 एम्पियर 8 एम्पियर मिल पाएगा? इसको नहीं ना मिल पाएगा। तो यही लिखा हुआ है, इफ फॉल्ट occurs in any figure, continuity of supply remaining figures may be affected। अगर यहाँ फॉल्ट होगा तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई मेंटेन नहीं रहेगा, क्योंकि सारा का सारा करंट ये इधर खींचेगा। और तुमको भी ये बता दे कि यहाँ पे फॉल्ट होगा, जहाँ पे फॉल्ट होता है वहां पे रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी लो होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत कम होता है। तो सारा करंट यही चाहेगा कि हम फॉल्ट के थ्रू फ्लो हो जाए, इधर करंट नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि आपका जो फॉल्ट होता है वहां पे आपको लो रेजिस्टेंस पार्ट प्रोवाइड करता है। फॉल्ट लो रेजिस्टेंस पार्ट ये जानता होगा तुम लोग, जहाँ पे फॉल्ट होता है वो लो रेजिस्टेंस पार्ट अलाउ करता है। तो सारा का सारा करंट चाहेगा कि हम इधरे फ्लो हो जाए। फॉल्ट हुआ है यहाँ पे, और कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई मतलब यहाँ पे सप्लाई का डिस्टर्बेंस हो जाएगा। यही लिखा हुआ है, इफ फॉल्ट आकर से यही फिगर कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई टू द रिमेनिंग फिगर में भी अफेक्टेड। यहाँ पे अगर फॉल्ट होगा तो यहाँ पे सप्लाई का डिस्टर्बेंस हो सकता है। अगला है फिगर रिएक्टर। तो यहाँ पे जो लोकेशन ऑफ रिएक्टर होगा वो कहाँ लगा होगा? फिगर के पास लगा होगा। पहले कहाँ पे लगा हुआ था? जनरेटर के पास लगा हुआ था, यहाँ लगा हुआ था ना। अब जो लोकेशन ऑफ रिएक्टर है उसको कहाँ लगाए? फिगर रिएक्टर के पास, यहाँ फिगर के पास। इसको बोलेंगे क्या? फिगर रिएक्टर। यही है, जब रिएक्टर का लोकेशन को चेंज करेंगे तब यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं, आपका मन होगा तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं रिएक्टर। सबका काम क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट को रोकना। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज यही है कि यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेशन में यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, I/X वोल्टेज ड्रॉप नॉर्मल ऑपरेशन में ये होगा। क्या नॉर्मल ऑपरेशन में ये थोड़ा सा वोल्टेज कंज्यूम करेगा, ठीक है, इसका डिसएडवांटेज है नॉर्मल ऑपरेशन में। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है? मान लो कि यहाँ फॉल्ट होगा, ये बड़ा पॉइंट, यहाँ फॉल्ट होगा तो शॉर्ट सर्किट करंट को ऊपर से आएगा। तो यहाँ पे रिएक्टर तो नहीं है, जब यहाँ रिएक्टर नहीं है तो जनरेटर हो सकता है डिस्टर्ब हो। यहाँ पे अगर रिएक्टर नहीं है और यहाँ पे फॉल्ट अगर हो जाएगा तो यहाँ पे रिएक्टर नहीं है तो शॉर्ट सर्किट करंट को ऊपर से आएगा। तो शॉर्ट सर्किट करंट को रोकने वाला कोई तो है नहीं, तो यहाँ से क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा जनरेटर का। इसमें अभी जो नया जनरेटर आ रहा है उसका पर यूनिट रिएक्टेंस पहले से ही क्या किया हुआ है? बढ़ा के बनाया जाता है इसको। अभी जो नया जनरेटर जो बन रहा है जिसमें लिखा हुआ है वो इसका जो पर यूनिट रिएक्टेंस जो रहता है वो हाई करके रखा रहता है। क्या है? कि जब फॉल्ट होगा तो ये रिएक्टेंस जो है करंट को रोके, फॉल्ट करंट को क्या करे? रोके, तो कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगला है बस बार रिएक्टर। तो बस बार में देखो यहाँ पे अगर हम रिएक्टर लगाएंगे तो इसको बोलेंगे क्या? बस बार रिएक्टर। इसमें दो तरह का होता है, रिंग सिस्टम बस बार रिएक्टर और टाई बार सिस्टम बस बार रिएक्टर। तो ये है टाई बार, लोकेशन है बस, ये टाई बार है, और ये रिंग सिस्टम बस बार है, तो लोकेशन है, मतलब इसको रिएक्टर को कैसे लगाएंगे। यही था, सबका काम हुआ वही है। क्या करना है? ISC का वैल्यू को कंट्रोल करना है, कम करना है। रिएक्टर का काम भी वही है, शॉर्ट सर्किट करंट को कम करना है। यही था आपका करंट लिमिटिंग करंट लिमिटिंग रिएक्टर। क्या इसका नाम क्या है? लिमिटिंग अच्छा सीखो, अंग्रेजी तुम लोग का अच्छा है जी। तुम लोग ने बोलता है कि हम लोग इंग्लिश में बहुत तेज है। करंट लिमिटिंग रिएक्टर तुम लोग को कहता है कि सर अंग्रेजी में इतना हम तेज है हम US से भी जा सकते हैं। सर तुम तेज हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।